हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, फील्ड की डेफिनेशन की थी, सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे उसी सीरीज में कि सॉल्यूशन जो इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का होता है वो कैसे होता है, और एक इजी सी एक आसान सी थ्योरम है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और हम आगे देखेंगे फील्ड की एक छोटी सी थ्योरम है तो जो थोड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है फील्ड की, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास एक इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें जो ऐसे दिया हुआ है A11 x1 A12 x2 ऐसे करके जो हमारे पास दिया हुआ है A11 x1 प्लस A12 x2 A1n x1, ये xn वेरिएबल में इक्वेशंस हैं, सभी इक्वेशंस xn वेरिएबल्स में हैं। और ये यहाँ पर yn के ऊपर डिपेंड करता है, ये होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस होगी, जैसा कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास m इक्वेशंस हैं। हमारे पास इन इक्वेशंस का यदि कोई भी सॉल्यूशन होगा वो x1 x2 xn की वैल्यूज़ में ही सॉल्यूशन होगा, n टपल में सॉल्यूशन हमारे पास वो एग्जिस्ट करेगा। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यदि x1 x2 xn ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, xn तक ये n वेरिएबल्स यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का इसका हमारे पास सॉल्यूशन है, तो जो इन इक्वेशंस का लीनियर कम्बिनेशन जो होगा, इन इक्वेशंस का जो लीनियर कम्बिनेशन होगा उस सिस्टम का भी ये सॉल्यूशन होगा। इनका लीनियर कम्बिनेशन कैसे करेंगे? लीनियर कम्बिनेशन मतलब इनको कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन को उनको ऐड कर देंगे तो एक नई इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ये x1 x2 xn उसका भी सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को C1 से मल्टीप्लाई करें, इसको C1 से करें, इसको C2 से करें, ऐसे इसको Cm से करें और इन सबको ऐड कर दें, C1 इंटू 1 C2 इंटू 2 ऐसे ऐसे करके C1 A11 x1 प्लस C2 ऐसे करके Cm और ये mth इक्वेशन हमारी है। इसी तरह हम इसको राइट हैंड साइड में इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, C1 y1 प्लस C2 y2 एंड सो ऑन Cm ym तक ये चला जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशंस क्या है, m नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास हैं। तो ये Cm ym तक हमारे पास चला जाएगा। अब यदि xn यदि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन है, यदि इसका सॉल्यूशन xn है तो ये xn इसका भी सॉल्यूशन होगा। अब देखिए, जैसे हम यदि इसमें मान लेते हैं यही xn x ये इक्वेशन है, यही इसका सॉल्यूशन है, तो ये भी इक्वल हो, ये भी सिस्टम इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे? यदि हम C1 को देखें, C1 को छोड़ के अंदर वाली क्वांटिटी देखें, इसको, ये क्या है, इज इक्वल टू y1 है, C1 इंटू y1 यहाँ, C2 इंटू y2 यहाँ, Cm इंटू ym यहाँ। तो इसका जो सॉल्यूशन इसका होगा तो इन इक्वेशंस के लीनियर कम्बिनेशन का भी वो सॉल्यूशन बनेगा। अब हमने देखा था इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दो सिस्टम हमारे पास दिए रहते हैं, उनमें से हर एक सिस्टम की हर एक इक्वेशन को हम दूसरे सिस्टम की इक्वेशंस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जैसा हमने पहले लेक्चर में किया था। अब जैसे हमारे पास एक और सिस्टम है, मान लिया वो सिस्टम में ये है B11 x1 B12 x2 प्लस ये भी मान लिया n वेरिएबल में है B1n
एक्स एन, या आप यहाँ पे एक्स एन न लेकर के यहाँ पे जेड एन या कुछ और ले लेते हैं। जेड वन, जेड टू, जेड एन इज इक्वल टू टी वन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन हम लेंगे बी टू टू जेड टू एंड सो ऑन, कहाँ तक, बी टू एन जेड एन इज इक्वल टू टी टू, बी एम वन जेड वन प्लस बी एम टू जेड टू प्लस बी एम एन जेड एन इज इक्वल टू टी एन। ये हमारे पास एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गया। अब हम यदि ऐसा सपोज करें कि ये और ये सिस्टम, जो ये एक नंबर सिस्टम है हमारे पास, ये और ये जो 2 नंबर हमारे पास सिस्टम है, ये इक्विवेलेंट सिस्टम है। मतलब इसमें हर एक इक्वेशन को दूसरे सिस्टम की इक्वेशंस के लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा, 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो 2 का सॉल्यूशन भी होगा। ये हमने ऐसे इसमें लीनियर कम्बिनेशन यदि है तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली सॉल्यूशन उसका बनेगा ये। और यदि वन साइडेड लीनियर कम्बिनेशन है, मतलब इक्वेशन यदि हम ऐसा सोचें कि इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज linear combination of system equations of system 2, and not conversely। यदि हम ऐसा देखें कि हम सिस्टम 1 की इक्वेशन को तो इस सिस्टम 2 की इक्वेशंस के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं, बट सिस्टम 2 की जो इक्वेशंस है उनको फर्स्ट के लीनियर कम्बिनेशन में नहीं लिख सकते। तो हम देखेंगे जो सिस्टम 2 का जो सॉल्यूशन है वो सिस्टम 1 का भी सॉल्यूशन होगा। सिस्टम 2 का जो सॉल्यूशन है वो 1 का सॉल्यूशन भी होगा, क्योंकि 1 को 2 के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। बट जो सिस्टम 1 का सॉल्यूशन है वो 2 का सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी। उसमें हम कुछ भी उसमें ज़रूरी उसमें नहीं है और कुछ भी हम उसके बारे में कह नहीं सकते। तो ऐसे ही हमारी एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक थ्योरम बनती है। थ्योरम देखिए क्या कहती है कि इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस थ्योरम देखिए हमारी क्या कहती है, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन। हमने अभी डिस्कस यही किया है। ये हमारे पास यदि 2 सिस्टम है, मान लिया हमारे पास 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, यदि 1 की इक्वेशन को लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं किसके, 2 के, सॉरी मैं इसको रिवर्स मानते हैं। यदि हम 2 को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हैं तो जो 1 का सॉल्यूशन है वो 2 का सॉल्यूशन होगा। और यदि इसका रिवर्स भी हम लिख सकते हैं कि 2 के लीनियर कम्बिनेशन में 1 को लिख सकते हैं तो जो 2 का सॉल्यूशन होगा वो 1 का भी सॉल्यूशन होगा। और इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, दोनों सिस्टम के हर एक इक्वेशन को दूसरे सिस्टम की इक्वेशंस के लीनियर कम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए ये थ्योरम प्रूव होती है कि यदि एक का सॉल्यूशन हुआ
तो वो दूसरे का भी होगा, और यदि दूसरे का सॉल्यूशन हुआ तो वो पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का भी सॉल्यूशन होगा। तो एक का सॉल्यूशन यदि कोई भी है तो वो दूसरे का भी होगा, और दूसरे का कोई है तो वो पहले सिस्टम का भी सॉल्यूशन होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली द सेम सॉल्यूशन, ये है। तो देखिए गाइज, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक फील्ड के पे बेसिक एक थ्योरम है कि थ्योरम क्या है, प्रूव दैट ईच सब फील्ड ऑफ द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटेन्स एवरी रेशनल नंबर। देखिए, रेशनल नंबर्स का जो रेशनल नंबर्स का जो सेट है वो एक सब फील्ड है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का भी सब फील्ड है, और रियल नंबर्स का भी वो सब फील्ड है। ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब हम इस थ्योरम को हम प्रूव करने से पहले एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फील्ड। किसी भी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फील्ड की डेफिनेशन क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फील्ड, इफ देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that nx is equal to 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू f। यदि वहाँ पे कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करता है कि जिसको मतलब उतने टाइम, यानी कि मान लीजिए n, वहाँ पे कोई ऐसा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है n, तो n टाइम यदि हम ऐड करेंगे फील्ड के सभी एलिमेंट्स को तो वो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि 0 हो जाए, तो उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे फील्ड की, और उस फील्ड को बोलेंगे फील्ड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स n। और यदि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम बोलेंगे कि फील्ड हैव कैरेक्टरिस्टिक्स 0। और हम कई बार मैनी केसेस में क्या करते हैं, जो 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके ऑर्डर को भी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह ट्रीट करते हैं कि 1 का ऑर्डर, मतलब लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर तो 1 होता है, नहीं, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर टाइम्स 1 को ऐड करने पे 0, मतलब कितने टाइम्स हम 1 को ऐड करें कि फील्ड में 0 हो जाए, तो उसको भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जो भी इनफाइनाइट फील्ड होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 होती है। तो जैसे रियल फील्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 है, कॉम्प्लेक्स की 0 है। तो ऐसे ही हम इस डेफिनेशन का यूज़ हम इस थ्योरम में करेंगे। तो देखिए, थ्योरम को हम कैसे प्रूव, देखिए हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ R इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ C इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स देयर डज नॉट exist any positive integer n such that n into 1 is equal to 0। ये केसेस होता है। अब हम देखें कि कोई भी इनका सब फील्ड है वो 1 को कंटेन तो करेगा ही करेगा। अब यदि वो 1 को कंटेन करेगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होगी, क्योंकि 1 का ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह हम ट्रीट कर रहे हैं, तो 1 का ऑर्डर तो सेम होगा, फील्ड में भी सेम, सब फील्ड में भी सेम ऑर्डर होगा 1 का। अब यदि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सुपर फील्ड जो हम ले रहे हैं, सुपर फील्ड हम क्या ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में इसकी 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉम्प्लेक्स फील्ड की 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका मतलब वहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, सच दैट n1 इज इक्वल टू 0। दिस मीन्स सब फील्ड में भी सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी 0 ही होगी, सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो 0 होगी, क्योंकि सब फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स यदि 0 नहीं हुई, इसका मतलब वहाँ पे कोई एग्जिस्ट कर गया, सच दैट n इंटू 1 इज इक्वल टू 0। और इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब फील्ड not equal to 0, this implies that there exists a positive integer n such that
n into 1 is equal to 0, which is also true for C, and here is contradiction. This is not true. So characteristics of a subfield is 0. So we can see that 1 2 3 ये जो एलिमेंट्स हो गए सभी एलिमेंट्स उसमें डिस्टिंक्ट हो गए, कोई भी एलिमेंट उसमें इक्वल नहीं होगा. सो द इंटीजर्स 1 2 3 ऐसे दीज ऑल इंटीजर्स आर डिस्टिंक्ट. कैसे? हमारे पास जैसे n इंटू 1, किसी भी n, कोई ऐसा n एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा कि n इंटू 1 0 हो जाए, तो कोई भी n 0 नहीं होगा. दिस मीन्स तो n ये इनफाइनाइट नंबर मतलब मीन्स नेचुरल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पे सभी एग्जिस्ट करेंगे उस सब फील्ड में. अब यदि ये करेंगे तो इनके एडिटिव इन्वर्स भी वहाँ होंगे. 0 तो ऑलरेडी सब फील्ड में एग्जिस्ट करता ही है. अब ये एग्जिस्ट करेंगे तो इनके इन्वर्स भी वहाँ, एडिटिव इन्वर्स भी वहाँ एग्जिस्ट करेंगे. एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर गए, फिर इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेंगे. 1/2 1/3 1/4 1/5 ये भी एग्जिस्ट करेंगे. और फिर इनके मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करेगी, ±2/3 ±2/5 ऐसे. तो इसी तरह ऑल रेशनल नंबर्स आर कंटेन्स इन सब फील्ड. ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का हर एक सब फील्ड, कॉम्प्लेक्स नंबर का हर एक सब फील्ड ईच रेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा. यही हमारी क्या थी, थ्योरम थी कि प्रूव दैट ईच सब फील्ड ऑफ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स कंटेन एवरी रेशनल नंबर्स. ऐसे ही रेशनल नंबर्स को कंटेन करेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and like, if you really like this video, like, share and subscribe my channel for more videos in this series. हम ऐसे ऐसे करके पूरे लिनियर अलजेब्रा को जितना भी हो सकेगा उतना हम कवर करेंगे. थैंक्स गाइस, बाय बाय, टेक केयर.